आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोलते हैं, DPSP भी जिसको बोलते हैं। अब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में जो आर्टिकल 36 से 51 है, यानी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसको दिया गया है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो संविधान के कौन से भाग में है, यानी कि भाग 4 में है। तो हम इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अब इसका जो परिचय मैं इस पर पहले बता देता हूँ कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कि जो अवधारणा है वो लिया गया है कहाँ से, स्पेनिश संविधान से। ये स्पेन के संविधान में था सबसे पहले, और फिर उसके बाद आया ये आयरिश संविधान में। ये आयरलैंड से प्रेरित है। तो ये जो आयरलैंड का संविधान है जिसका आर्टिकल 45 है, वहाँ से इसको हमने लिया है। अब हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटीड राइट्स होते हैं, लेकिन जो DPSP है वो गारंटीड नहीं है। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। राज्य के पास अगर रिसोर्स हैं तो वो इसको लागू कर सकता है, लेकिन इसको कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है। जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इसके हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसकी जो प्रकृति है, नेचर इसका सकारात्मक है और ये वाद योग्य नहीं है और इनको क्लेम भी नहीं किया जा सकता। आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित हैं, बताया गया है, और ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं। संविधान में राज्य को निर्देश दिए गए हैं, इसलिए बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और इसमें संशोधन होता रहता है। तो BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा एवं दर्शन भी कहा है, और ग्रेनविल ऑस्टिन हैं, उन्होंने भी इसको निर्देशक तत्व व अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब मौलिक अधिकार बनाम DPSP। मौलिक अधिकार के विपरीत DPSP का जो दायरा है वो असीम है। दायरा बहुत असीम है इसका, और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और बृहद स्तर पर कार्य करता है। DPSP में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। आप देखते होंगे बहुत सारी योजनाएं सरकार लागू करती है राज्य के लिए, देश के लिए, तो उसमें DPSP को ध्यान में रखती है। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। दूसरी ओर निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं। DPSP कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और DPSP और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। अब हम इसकी जो सिद्धांत हैं, जो DPSP है, इसको हम वैचारिक स्रोत और उद्देश्य के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं, जो कि हम 3 भागों में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 भाग सामाजिक सिद्धांत, नंबर 2 गांधीवादी सिद्धांत, नंबर 3 उदार और बौद्धिक सिद्धांत। अब ये शुरू होता है 36 से 51 तक। तो 36 में बताया गया है राज्य की एक परिभाषा उसमें दी गई है, और 37 जो बताता है वो इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित देश के शासन में मूलभूत, ये इसका अनुच्छेद 37 बताता है। अब जो आर्टिकल 38 है वो ये बताता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। उसी तरह से अनुच्छेद 39 है, मतलब ये भी राज्य को एक निर्देश देता है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है।
भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, ये समाजवादी सिद्धांत है। आप देख रहे हैं ना, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये राज्य को लागू करना चाहिए अगर उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं, और राज्य इसको लागू भी करता है। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। अनुच्छेद 41 बोलता है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। अनुच्छेद 42 बोलता है राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 बोलता है राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का ए ये संशोधन किया गया है। इसमें बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। उसी तरह अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। अब गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश, जो गांधी जी चाहते थे वो इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 40 बोलता है कि राज्य ग्राम पंचायतों और को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, और सरकारों ने राज्य ग्राम पंचायतों का गठन भी किया है। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का भी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, जो कि सरकारें करती रहती हैं। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए ये जितने भी दिए गए हैं, ये सब गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश हैं। अब उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 44 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। इसके लिए अभी हाल फिलहाल में चर्चा चल भी रही है, जिसको कानून बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। इसके लिए भी समय समय पर कानून बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 49 राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 51 यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना है। अब डीपीएसपी में जो संशोधन किए गए हैं वो आप एक बार देख लीजिए कि डीपीएसपी में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें संशोधन किया गया। इसमें 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए जोड़ा गया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1977, इसको आप देख लीजिए। इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया था। ये थोड़ा नोट कीजिएगा। वर्ष 2002 का 86वां
संशोधन अधिनियम। इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। तो जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है और इससे समय समय पर क्वेश्चंस आयोग पूछता रहता है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करें और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। आपके आसपास सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसको इससे जोड़ कर देखें कि वो कौन सी किससे संबंध रखता है, इसमें जो दिए गए हैं वो किससे संबंध रखता है, तो आपको पढ़ने में इसको मज़ा आएगा। तो आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा प्रयोग करके देखा गया है। अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो फिर आगे भी इस तरह से चैप्टर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।